हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि स्ट्रिंग वेव का कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे, स्ट्रिंग वेव एसएचएम इस टाइप का प्रॉब्लम हम देख रहे थे। तो आइए इस लेक्चर में भी हम उसी का प्रॉब्लम देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रिंग वेव का बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो वो हम लेके आए हैं। ये प्रॉब्लम पहले जेईई मेंस में पूछ चुका है 2005 या 6 के आसपास, तो उसको हम एक एक करके डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, एक ये है, दो फिक्स पॉइंट के बीच में एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसके बीच का गैप आपको दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि a string is stretched between two fixed point separated by, अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को हम, लेट्स दिस पॉइंट इज A and this point is B. It is observed to have a resonating frequency. It is observed to have a resonant frequency of 240 Hz and 315 Hz. दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 420 Hz और 315 Hz। ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। There are no other resonating frequency between these two. और आपसे क्या पूछ रहा है कि there is no other resonating frequency between these two. इसके बीच में कोई भी resonating frequency नहीं है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि then the lowest resonant frequency for this string, lowest resonant frequency of this string. अब ध्यान से देखिए, आपको दिया गया है कि ये 75 सेंटीमीटर है, इसके बीच में गैप, और फिक्स है, टू एंड जो है यानी कि फिक्स्ड बोथ एंड, यानी कि दोनों एंड क्या है आपके लिए फिक्स कर दिया गया है। अब जब दो एंड फिक्स होता है तो उसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? जब दोनों एंड यानी कि एंड ए और एंड बी फिक्स रहे, दोनों रहे तो उसके लिए फॉर्मूला हम हमेशा लिखते हैं म्यू बाय 2l। अगर दोनों एंड फिक्स हो तो लिख देते हैं when both end are fixed, then resonant frequency that is equal to mu by 2l। तो ये आपका होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब अगर एक एंड फिक्स हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? याद रखिए, ये आपके लिए कंसेप्ट है, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब दोनों एंड फिक्स हो तो म्यू डिवाइडेड बाय 2l। अब इसमें फर्स्ट आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये हो गया, सेकेंड पूछे तो क्या हो जाएगा 2 म्यू बाय 2l, थर्ड पूछे तो 3 टाइम्स म्यू बाय 2l, फोर्थ पूछे तो 4 म्यू बाय 2l, अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। और अगर वन एंड फिक्स हो, इफ या व्हेन one end are fixed,
one end are fixed, then resonant frequency वो क्या हो जाएगा, म्यू बाय 4L। ये आप याद रखिएगा। अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बस क्या है, व्हेन बोथ एंड इज फिक्स्ड देन म्यू बाय 2L। और यही आपसे इसमें फर्स्ट पूछे तो ये हो जाएगा, सेकंड पूछे तो क्या करेंगे, 2 इंटू म्यू इंटू 4L। थर्ड अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इस केस में पूछेगा तो 3 इंटू म्यू इंटू 4L। फोर्थ पूछे तो 4 इंटू म्यू बाय 4L अप टू सोन, यानी कि फोर्थ थर्ड फिफ्थ जो भी पूछे। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला है, जब बोथ एंड आर फिक्स देन दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपका है फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो जाएगा सेकेंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो जाएगा थर्ड, ये आपका हो जाएगा फोर्थ, और अप टू सोन। तो ये कुछ इस टाइप से है। तो ये आपका हो जाएगा इस केस में ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, वन इज फ्री टू मूव। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, अप टू सोन। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इट्स ऑब्जर्व टू हैव ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। देयर इज नो अदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब मात्र दो ही ऐसा फ्रीक्वेंसी है, नो अदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू। इसके बीच में कोई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। एकदम कमाल का बात लिखा है इसमें कि देयर आर नो अदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, देयर आर नो अदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू। मतलब इस दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में, 420 हर्ट्ज और 315 हर्ट्ज के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसा नहीं है जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज का ये जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फ्रीक्वेंसी है, कंजर्वेटिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, कंजर्वेटिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये दोनों लगातार है, तो कंजर्वेटिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक केस हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, द लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछ लिया। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप से आपको दिख रहा है कि ये आपस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आपस में बढ़ते रहता है। तो ये आपका हो जाएगा, सपोज दैट 315 जो है वो nth फ्रीक्वेंसी है और 420 है n+1th फ्रीक्वेंसी। या दोनों लगातार क्यों है, क्योंकि आपको ये दिया कि इस दोनों के बीच में देयर इज नो अदर फ्रीक्वेंसी दिस इज लाइज बिटवीन 420 हर्ट्ज एंड 350 हर्ट्ज। इस दोनों के बीच में कोई भी ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं है जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये और ये कंजर्वेटिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तभी तो इसके बीच में कोई नहीं है। अगर लगातार है तभी तो इसके बीच में कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं है जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो देख लेते हैं इसको हम, एन सपोज करते हैं कि ये nth फ्रीक्वेंसी होगा और ये क्या होगा, उससे ज्यादा है तो n+1। तो ये आपका हो जाएगा nth रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम सपोज किए जो ये है nth रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा n+1th रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब बस दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट,
बाकी प्रॉब्लम तो आपके लिए इजी है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो बाकी प्रॉब्लम अब क्या है, अब तो ये प्रॉब्लम आसान रहा। तो क्या है, nth जो है, nth इससे एक ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको n+1, जो कम है ध्यान से देखिए इंक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ से भी आपको क्लियर हो रहा है, इस ग्राफ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये कम है इसीलिए इसको nth ले लेंगे, और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो n+1th फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, nth किसको लेंगे, nth लेंगे 315 को। तो यहां से आपका आ जाएगा μ/12 इंटू n, ये किसके बराबर हो जाएगा, 315 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा, μ0/12 इंटू n। और ये क्या हो जाएगा, ये n+1th रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका हो जाएगा 420 हर्ट्ज, दैट इज n+1 μ/12। तो ये हो गया nth और ये हो जाएगा n+1th। सिंपल सा बात है। अब दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में बस डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपके लिए कंसेप्ट था। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कंसेप्ट इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आए तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए और इस कंसेप्ट से ही प्रॉब्लम डील हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, nth रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कौन सा है, 315 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू n इंटू μ/12, और n+1th रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 420 हर्ट्ज, सो n+1 इंटू μ/12। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि n का वैल्यू n हमको पता नहीं है, n का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो जब आपस में डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 420 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 315 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 इंटू μ/2l डिवाइडेड बाय n इंटू μ/2l। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट द रिजल्ट n+1 डिवाइडेड बाय n। तो इसको यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ ये आएगा। तो यहां से आपका n का वैल्यू इजी करेंगे तो 3 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा था लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, लोएस्ट यानी सबसे कम। तो लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, μ/12। ये आपका होता है लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का आपका सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा। तो रेजोनेट यहाँ पे लोएस्ट अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि तीसरा जो है, तो तीसरा है वो कौन सा है, 3 इंटू सिंपल सा बात है कि ये n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू 3 आ गया। अब बस पुट कर देंगे μ/12, इसका वैल्यू तुमको, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आपका आया था 315। तो ध्यान से देखिए l का भी वैल्यू आपको पता है। अब यहां से आपको कैंसिल कीजिए तो आपका आ जाएगा, आपको क्या चाहिए, आपको बस इसका वैल्यू चाहिए μ/12। ये जो होता है ये फर्स्ट होता है, और जो फर्स्ट होता है वही क्या होता है, लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो फर्स्ट होता है, इसके बगल में लिखते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो फर्स्ट होता है वही क्या होता है, वही लोएस्ट भी होता है। तो लोएस्ट क्या होता है, μ/12। तो μ/12 का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए 3 टाइम्स, यानी कि थर्ड जो होता है उसका वैल्यू क्या था, यानी कि ये जो आपका है ये आपका थर्ड है और ये आपका क्या है, फोर्थ है।
ये फोर्थ है और ये आपका थर्ड है। तो थर्ड का वैल्यू आपको क्या पता है, थर्ड का वैल्यू आपको पता है 315। तो म्यू बाई 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 3 यहां डिवाइड में हो जाएगा तो 315 डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 105 हर्ट्ज। तो ये आपका आ गया लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट, या इसको लोएस्ट बोलिए या इसको बोलिए फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी पहला बार रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आपका जाएगा 105 हर्ट्ज, यानी सबसे कम, यानी कि ये फर्स्ट है, सेकंड कुछ होगा, थर्ड आपका ये है 105 315 और फोर्थ आपका है 420 हर्ट्ज। सो ये आपका क्वेश्चन था जो कि स्ट्रिंग वेव पे बहुत कमाल का क्वेश्चन था, हम पूरा कर। 2 SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है। और फेज डिफरेंस आपको चाहिए। फेज डिफरेंस पे हम कुछ प्रॉब्लम पहले भी किए थे। फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, यानी कि आपको 2 के रिस्पेक्ट में बात करना है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये SHM का ये बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये 2006 में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो आइए इसको देखते हैं। 2 SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है, यानी फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 0.1 sin 100 pi t प्लस पाई बाई 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एग्जैक्टली यू विल गेट द सेकेंड रिजल्ट दैट इज 0.1 cos पाई टी। तो ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा फेज डिफरेंस, और वो भी फेज डिफरेंस किसका, उसके वेलोसिटी का। फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो पहले आपको क्या निकालना है, जैसा कि वेलोसिटी आपको अगर निकालना है तो dy1/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन है। पहले आपको क्या चाहिए, फेज डिफरेंस आपको निकालना है, लेकिन किसके, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और वो भी सेकंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो ये देखते हैं इसको हम किस टाइप से डील करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो 0.1 साइन का डिफरेंशिएशन यू नो दैट इज cos 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और इसका हो जाएगा आपको सिंपली, इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100 पाई, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। इसको हम लेंगे v1, तो याद रखिएगा dy1/dt, सो यू विल गेट v1, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल गेट 0.1 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई टी, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई, सो यू विल गेट dy2/dt दैट इज v2। अब हम निकालते हैं तो v2 क्या हो जाएगा आपका, ये जो होता है पाई बाई 3, ये इसका होता है, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। ये आपका जो आता है ये आपका होता है फेज डिफरेंस। अब इसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, सिंपली d/2, इसी को हम लिखेंगे v2 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू पाई नेगेटिव साइन पाई टी। अब ध्यान से देखिए, अब तो हम दोनों का वेलोसिटी निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है, आपको यहां से दिख रहा है कि ये जो शुरुआत यहां से आया, फेज डिफरेंस हमको चाहिए दोनों के
वेलोसिटी का, और वो भी सेकंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। यानी कि सेकंड पार्टिकल जो है ये आपका है, इसको कहते हैं, ये आपका वेलोसिटी किसका है, सेकंड पार्टिकल का, और ये किसका है, फर्स्ट पार्टिकल का। फर्स्ट पार्टिकल का ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। और अब फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वन विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली है, देखिए एक कॉस है और एक साइन है, तो या तो दोनों को आप कॉस बना लीजिए या दोनों को साइन बना लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगा। तो ये आपका कॉस आपको दिख ही रहा है, तो यानी कि V1 आपको क्या दिख रहा है, 0.1 इंटू 100 पाई कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ये आपका क्या आ गया, ये फर्स्ट वाला, और ये आपका आ जाएगा सेकंड। सेकंड क्या आया, सेकंड को या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, कॉस को साइन, तो इसको साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन भी हमको क्या करना है, कंज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, साइन को लिख देंगे कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 90 प्लस थीटा कर देते हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 2। तो ये क्या किए, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। और बाकी जो निगेटिव है, तो वेलोसिटी निगेटिव होने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ पे 0.1 इंटू पाई विथ नेगेटिव साइन, क्या था, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये चेंज हो जाता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका आ गया, दोनों को कॉस में चेंज कर लिए। अब हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस, तो दोनों को घटा देते हैं। और याद रखिएगा हमको सेकेंड के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड का इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एसएचएम है और इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको मिल जाए कॉस के टर्म में, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है जीरो से शुरू हो रहा है, यानी t इक्वल टू 0 से जब शुरू होता है तो उसका इक्वेशन कुछ हम ऐसा देते हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे जब t यहाँ पे 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस t इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू हमको पार्टिकल 2 लाना है। तो ध्यान से देखिए, पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली आप कर लीजिएगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 तो यहाँ कॉस पाई हो जाता है, और कॉस पाई का वैल्यू -1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका अगर t इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ से कुछ और आएगा, लेकिन हमको क्या वेलोसिटी का चाहिए, तो t इक्वल टू लास्ट में 0, क्योंकि हमको क्या करना है, सेकेंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। t इक्वल टू 0 अगर आप यहां से पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, v2 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई तो 0 हो जाता है। तो आपको क्या किसके रिस्पेक्ट में लेना है, आपको सेकेंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं उसको एज ए हम 0 कर लेते हैं। तो 0 ये कब हो जाएगा, सिंपली ये 0 तब होगा जब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई आपको पता है पाई पे ये 0 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी फर्स्ट का निकालना तो था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो सेकेंड को या तो आप घटा दीजिए या उसको एज ए 0 लेके चलिए। तो यहाँ पे क्या किए, एज ए 0 चल, आप ऐसा समझिए कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में हो तो सेकेंड का उसमें क्या कर लेते हैं घट, और सेकेंड यहां अगर 0 ही हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट का वेलोसिटी है वही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, क्योंकि v2 क्या हो गया, v2 0 हो गया, v2 0 हो गया तो हमारा काम सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एक तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड निकालना हो, और एक या तो वेलोसिटी सेकेंड 0 कर दीजिए। तो वो कब होगा, तो वो तब होगा जब t इक्वल टू 0 पे हम कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
यहाँ से आप बस दोनों के फेज को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, t इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, सिंपली पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। सो यू विल गेट, ये यहाँ से आपका आ जाएगा पाई बाई 6 विथ नेगेटिव साइन। ये आ गया फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू